लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे अंकल अपने दोस्त के साथ बातें करने चले गए थे और हमारा गिनू नूना के पीछे। उन्हें ज्यादा देख केंजी कंफ्यूज हो रहा था। तब म्यूजिन उसे सभी बातें समझाता है। ये सब सुनकर केंजी कहता है, मुझे लगा नहीं था गिनू इतना कूल है। फिर जब केंजी और उसके दोस्त घर पहुंचते हैं तब टीचर उनका वेलकम करते हैं। उनके बगल में सॉन्ग की बहन मरने की हालत में पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से आत्मा ही निकल चुकी है पढ़ते पढ़ते। उन्हें देख कर केंजी कहता है, अंकल आप बहुत मेहनत कर रहे हो दायुन को पढ़ाने के लिए। फिर दायुन बोलती है, भाई आप आ गए। उसे ऐसी हालत में देखकर सॉन्ग पूछता है, दायुन क्या पढ़ना इतना मुश्किल है? क्या तुम थक चुकी हो? तब दायुन उदास होते हुए कहती है, मुश्किल कहूँ या नहीं उससे फर्क क्या पड़ता है, दुनिया में हर काम ही मुश्किल होता है। ये सुनकर सॉन्ग उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, दायुन तुम तो पढ़ने के बाद और ज्यादा मैच्योर हो चुकी हो। तब दायुन कहती है, अब से आप मुझे एक अडल्ट ही बोलना। दूसरी तरफ गोम केंजी को चाटे जा रहा था। फिर म्यूजिन जाते हुए कहता है, मैं चेंज करके रेस्ट करने जा रहा हूँ अपने रूम में। फिर वो सोचता है कितना अच्छा होता है जब घर में आपका वेलकम करने के लिए कोई खड़ा होता है। फिर वो रूम में आकर फोन देखते हुए सोचता है, अभी योंग क्या कर रहा होगा? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं? कहीं उसने गिव अप तो नहीं कर दिया? फिर वो योंग को कॉल लगाता है मगर योंग उसका कॉल नहीं उठाता। उसे पता चलता है कि योंग फोन रिसीव ही नहीं कर रहा। ये देखकर वो सोचता है शायद वो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। अगर वो कॉल रिसीव कर लेता तो मैं सोचता कि वो पढ़ाई सही से नहीं कर रहा। फिर वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ? मैं अभी बहुत ही सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि योंग यहाँ पर नहीं है। योंग मेरा एक ऐसा दोस्त है जो मुझे फैमिली की तरह फील करवाता है और आज वो यहाँ पर नहीं है तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। ये सोचकर वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर केंजी आता है जो म्यूजिन को रोते हुए देखकर पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर पूछता है, क्या हुआ? तब केंजी कहता है, कुछ नहीं, बस म्यूजिन पता नहीं क्यों रो रहा है। अब केंजी म्यूजिन से पूछ ही रहा था कि उसे क्या हुआ। तभी वहाँ पर सॉन्ग बियर लेकर आ जाता है जिसे हैरानी से वो दोनों देखते रह जाते हैं। मगर सॉन्ग बियर लेकर उनके पास नहीं आता बल्कि कुछ दूर आगे जाकर एक ब्लैंकेट बिछाकर लेटते हुए कहता है, क्या तुम सबको ड्रिंक नहीं करना? अब मुझे समझ आ रहा है डैड हमेशा बियर क्यों ढूंढते रहते थे काम से आने के बाद। उसका ये रूप देखकर केंजी पूछता है, क्या हमें भी वहाँ जाना चाहिए? तब म्यूजिन हाँ में जवाब देता है। तब केंजी और म्यूजिन कहते हैं, सॉन्ग आज तुम्हें क्या हुआ? तुम अपने फादर की बात कर रहे हो और ऊपर से बियर भी लाए हो। तब वो कहता है, तुम्हें पता है मेरे फादर अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो तीनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। अब हम थर्ड अंकल को देखते हैं जो फाइव गैंग के मेंबर सिवोन के चमचों पर नजर रखने गए थे। वो एक आदमी के साथ ड्रिंक कर रहे थे जो कहता है, गिन हो। जो इंसान कहता है उसके पास पैसे नहीं है वही सभी चीजों का बिल पे करता है। मुझे पता है अब तुम प्रमोट हो चुके हो। तब अंकल कहते हैं, मगर मुझे अभी तक बोनस मनी नहीं मिला। अब हमें पता चलता है उस आदमी का नाम कौन है जो कि सिवोन के साथ काम करता है। हमें अंकल की बातों से पता चलता है सिवोन इसे बड़े भाई की तरह मानता है। इसका मतलब ये सिवोन से काफी ज्यादा क्लोज है। फिर कौन कहता है, मैं सिवोन के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ और इसी कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लेकिन कुछ दिनों से हमारा मूड खराब है उस केंजी के कारण। उसके कारण सिवोन को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तब अंकल कहते हैं, मगर सियोक और जीहो तो केंजी से बेटर है ना? वो दोनों केंजी से लाख गुना अच्छे हैं। फिर कैसी दिक्कत आ गई? तब वो कहता है, हाँ बोल तो सही रहे हो, मगर सियोक और जीहो सिवोन को कुछ खास पसंद नहीं करते। तब अंकल पूछते हैं, इसका मतलब सिवोन ने सक्सेसर कंपटीशन में हार मान लिया है? ये सुनकर कौन सभी लड़कियों को पहले बाहर भगा देता है और उनके जाने के बाद कहता है, गिन्हो आज तुम कुछ अजीब लग रहे हो, सही कहा ना? तब अंकल पूछते हैं, क्यों क्या हुआ? फिर वो सीरियस होकर कहते हैं, गिन्हो। ये सुनकर अंकल को लगता है जैसे उसे पता चल गया है कि आखिर वो यहाँ पर किस मोटिव से आए हैं। मगर तभी वो कहता है, गिन्हो तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? अब कौन को कौन बताए, अंकल को पैसे की नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। उसकी बातें सुनकर अंकल पूछते हैं, ऐसा क्या मतलब? फिर कौन कहता है, अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो तुम इतने नर्वस क्यों दिख रहे हो, आराम से बैठो यहाँ पर। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर बाद कौन चलते हुए कहता है, कितना फनी होता है ना अगर हम सभी एक फैमिली होते। मगर देखो अभी मैं सबसे टॉप पर चल रहा हूँ। तब अंकल कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, सिवोन फैमिली सबसे टॉप पर चल रही है। तभी दो गुंडे उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं जिनके सर को सहलाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, अभी तुमने पे किया था, चलो कुछ खाने चलते हैं, वहाँ का बिल मैं पे करूंगा। फिर वो और ज्यादा ड्रंक होते हुए कहते हैं, काश मैं वापस से हाई स्कूलर बन जाता। आखिर मैं एक ठग क्यों बना? मैंने इतने सारे अच्छे प्रोफेशन छोड़कर एक गैंगस्टर बनना ही क्यों चूज किया? देख रहे हो कोई यहाँ पर गैंगस्टर बन के परेशान है और इधर हमारा म्यूजिन गैंगस्टर बनना चाहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आ रही है? कोई भी अपने लाइफ में खुश नहीं है, इसलिए अपने प्रेजेंट को जितना एंजॉय कर सकते हो उतना करो। ओके तो कहानी में बढ़ते हैं। फिर वो कहता है, गिन्हो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि हम एक फैमिली की तरह है। आखिर ये सक्सेसर का गेम चल ही क्यों रहा है? ये सब होना ही नहीं चाहिए। अगर ये सब नहीं होता तो सब शांति से अपनी लाइफ जी
गए होते। उन्हें इस हालत में देखकर अंकल कहते हैं, आपने बहुत पी लिया है। तब वो चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वैसे मैंने सुना है यंग मास्टर आजकल नाइफ की प्रैक्टिस कर रही है अंकल्स के साथ मिलकर, मगर तुमने कहा था जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिवोन भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था, मगर मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई। फिर वो बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर सिवोन को कौन गुस्सा दिला सकता है। तब अंकल कहते हैं, ये काम सिर्फ जेऊ कर सकते हैं। तब वो वापस से होश में आते हुए कहते हैं, हाँ सही कहा। वो दोनों जब भी सामने आते हैं तब वो दोनों फाइट करते रहते हैं। फिर अंकल उन्हें याद दिलाते हैं वो ड्रंक हो चुके हैं, मगर वो बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद वो दोनों पुरानी बातों को याद करते हुए हंसने लगते हैं। फिर कौन जाते हुए कहता है, अगर मैं इस गैंग से निकल भी गया तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। मैं सोच रहा हूँ एक बिजनेस स्टार्ट करने का, अगर तुम्हें ज्वाइन करने का मन हो तो आ जाना। ये सुनकर अंकल हाँ में जवाब देते हुए उन्हें टैक्सी तक छोड़ने जाते हैं और उनके जाने के बाद वो कहते हैं, कौन अभी भी अल्कोहल संभाल नहीं पाता। अब हम थर्ड अंकल को देखते हैं जो सिगरेट पीते हुए सोच रहे थे अभी भी चुनो सही से ड्रिंक नहीं कर पाता, मगर मुझे अब सही में लग रहा है कि ये सक्सेसर वॉर के कारण बहुत सा खून बहने वाले हैं हमारे मेंबर्स का। मगर अब मैं जेऊ को क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब हम सेकंड अंकल को देखते हैं जो हॉस्पिटल में हेयरलेस मेंबर्स द्वारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट करने का पिक्चर्स देख रहे थे, जिसमें जीहो के मेंबर्स होते हैं जिन्होंने ड्यूक के साथियों को मारा था और फोटो में उनकी हालत बहुत ही बेकार दिख रही थी। साथ ही साथ मिनवू ने उन्हें भी टकला कर दिया था। सेकंड अंकल वो फोटो देखते हुए कह रहे थे, हेयरलेस मेंबर्स ने अपना काम अच्छे से किया। अब देखते हैं सियोन क्या करता है जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके साथियों को भेड़ की खाल की तरह छील दिया है, मतलब उन्हें गंजा कर दिया है। तभी उनके पास एक ड्राइवर का कॉल आता है जिसका फोन रिसीव करते हुए वो कहते हैं, आप अपना टाइम लेकर अच्छे से आ जाओ। अब हम उसी ड्राइवर को देखते हैं जो केंजी द्वारा उखाड़े गए पेड़ को कहीं लेकर जा रहा होता है और कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो उस पेड़ को किसी और के पास नहीं बल्कि केंजी के फादर के पास ले जा रहा था। जहाँ ड्राइवर पूछता है, क्या मैं इसे यहाँ पर रख दूं? तब फादर इशारा करते हुए उसे वहाँ पर रखने के लिए कहते हैं और उससे पूछते हैं, वैसे क्या ये सही में आखिरी पेड़ था? मुझे उम्मीद नहीं था केंजी सही में सभी पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देगा। मुझे लगा ये काम उसके लिए इम्पॉसिबल है, मगर उसने ये कर दिखाया। मुझे अब उसके पास जाकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब तक जो कुछ भी मैंने किया है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सक्सेसर कंपटीशन पर, इसीलिए अभी नहीं बल्कि बाद में मैं उससे पर्सनली मिलकर उसकी तारीफ करूंगा। तभी वहाँ पर केंजी की स्टेप मॉम आ जाती है जो फादर से पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो बताते हैं कैसे केंजी ने अपना काम सही से कर लिया है। उसने वो मिशन कंप्लीट किया है जिसे कंप्लीट करना काफी हद तक नामुमकिन था। ये सुनकर मदर खुश होते हुए फादर को हक कर लेती है और कहती है, केंजी ने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें उससे मिलना चाहिए। उसके लिए ये काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। भले ही वो मुझे मदद नहीं मानता, मगर मुझे पता है उसे कम से कम अपने छोटे भाई की तो जरूरत है। ये सुनकर फादर खड़े होते हुए कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम केंजी की मदर हो? तुम्हें केंजी अपनी मदर नहीं मानता, इसलिए तुम्हें उसकी मदर बनने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो, बस वही बनकर रहो, इसे गलत मत समझना। ये बोलकर फादर वहाँ से चले जाते हैं। इधर फादर की बातें सुनकर मदर सोचती है, ये क्या हो रहा है? उस केंजी के कारण ये सब हो रहा है। उसे मुझे अपनी मदर एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? मैंने उसके लिए इतने टाइम तक बहुत कुछ किया है। इधर फादर जाते हुए सोच रहे थे माफ करना, लेकिन तुम उसकी मदर कभी भी नहीं बन सकती क्योंकि केंजी तुम्हें अपनी मदर मानता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मुझे याद रखना चाहिए कि केंजी कुछ टाइम पहले गैंगस्टर की लाइफ नहीं बल्कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, इसलिए मैं उस टाइम सोच रहा था कि मैं उसकी लाइफ से चला जाऊँ क्योंकि मुझे लगा था केंजी भी यही चाहता है। मगर अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अब मुझे लग रहा है केंजी उसी राह पर चल रहा है जिस राह से मैं गुजर चुका हूँ। फिर वो मन ही मन बोलते हैं, भले ये तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, मगर अब तुम मेरे जैसे बन चुके हो। फिर वो केंजी द्वारा डिस्ट्रॉय किए हुए पेड़ को देखने लगते हैं और उसे टच करते हुए कहते हैं, केंजी तुम्हें ट्रीज काफी अच्छे लगते थे। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर नन्हे केंजी और केंजी की रियल मदर कहीं जा रहे थे। तभी उसके फादर पूछते हैं, तुम्हें सही में ट्रीज पसंद है ना? ये सुनकर मदर हाँ में जवाब देती है। तब फादर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये पूरा माउंटेन खरीद दूंगा जिस पर पेड़ ही पेड़ है, और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही में तुम्हारे लिए ये माउंटेन खरीद दूंगा। ये सुनकर मदर कहती है, अगर तुम मजाक कर रहे हो तब भी ये करने की जरूरत नहीं है। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ केंजी के फादर कहते हैं, अगर तुम्हें पता चलेगा कि केंजी अब ऐसा बन गया है तो तुम मुझे कोसोगी और मुझे बुरा भला बोलोगी, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? अब मैं और केंजी तुम्हें याद नहीं करते। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हम केंजी और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ सॉन्ग उन्हें बताता है उसके फादर अभी भी जिंदा है। ये सुनकर केंजी और म्यूजिन शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, अगर तुम्हारे फादर जिंदा है तो तुम अकेले क्यों रहते हो दायुन के साथ? तुम्हें तो अपने फादर के साथ रहना चाहिए था। ये सुनकर सॉन्ग कहता है, मैंने कभी नहीं बोला था कि मेरे फादर जिंदा नहीं है। वैसे क्या मेरा अकेले दायुन के साथ रहना तुम लोगों को अजीब लगता है? ये सुनकर केंजी कहता है, बिल्कुल नहीं,
नहीं, तुम अजीब नहीं हो, बल्कि अजीब तो मैं हूँ जो अपने अंकल के साथ रहता है। फिर सॉन्ग बताता है उसके फादर एब्रोड रहते हैं, यानी देश से बाहर रहते हैं, मगर उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तब केंजी पूछता है क्या वो किसी बिजनेस की वजह से एब्रोड गए थे। ये सुनकर सॉन्ग बताता है उसे अभी कुछ भी नहीं पता। जब दायुन 1 साल की थी तब उसके फादर घर में सेविंग पासबुक रखकर बिना कुछ बताए वहाँ से गायब हो गए थे, और उन्होंने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें उन्होंने बोला था मेरे पास अभी अपने बच्चों को फेस करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कमाने जा रहा हूँ। फिर सॉन्ग बोलता है उसके बाद से मैं उस सेविंग बुक पर ही निर्भर हूँ और उसी के सहारे जीता आ रहा हूँ। उस अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे फादर के पास अब पैसे आ चुके हैं। ये सुनकर म्यूजिन शॉक्ड होते हुए कहता है तुम कितने अमेजिंग हो कि तुमने दायुन को अकेले बड़ा किया है। तब सॉन्ग कहता है लेकिन मुझे दायुन के लिए बहुत बुरा लगता है, जब भी वो केंजी के घर आती है तब वो काफी ज्यादा खुश रहती है, जिससे मुझे भी काफी अच्छा फील होता है, और जब तक दायुन ठीक है तब तक मैं भी ठीक हूँ, इसीलिए मैं सही में केंजी मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। तब केंजी कहता है क्या मेरे अंकल ठीक रहेंगे दायुन के एजुकेशन के लिए। फिर म्यूजिन पूछता है यहाँ तो गॉम भी रहता है मगर अंकल भी ट्यूशन काफी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तब सॉन्ग कहता है दायुन एक बच्चों की तरह ही बड़ी हो रही है, इसीलिए सब सही रहेगा। तब म्यूजिन कहता है हम कुछ ज्यादा ही हैवी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस टॉपिक को चेंज करें। तब सॉन्ग केंजी से पूछता है क्या तुम ठीक हो कि सिर्फ तुम्हारे फादर जिंदा है। मैंने तुम्हारे फादर को कुछ टाइम पहले देखा था लेकिन मुझे तुम्हारी मदर नहीं देखी, क्या वो जिंदा है या फिर नहीं। ये सुनकर म्यूजिन मन ही मन सोचता है चलो कम से कम इसने टॉपिक तो चेंज किया। तब केंजी कहता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरी मदर तो है लेकिन ये बताना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुनकर म्यूजिन कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहते या फिर ये बताना तुम्हें बहुत ही हार्ड लग रहा है तो ऐसा करो रहने दो। तब केंजी कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरी मदर जिंदा है और वो कहीं रह रही है, मगर मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ पर रहती है, और मेरी बहुत सारी स्टेप मॉम है जिन्होंने मुझे बर्थ नहीं दिया। ये सुनकर म्यूजिन कहता है और भी स्टेप मॉम जो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। तब सॉन्ग कहता है म्यूजिन तुमने कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। फिर केंजी बताता है मेरी मदर ने बोला था वो जरूर वापस आएंगी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी मदर जाते टाइम कहती है केंजी मेरे पास अभी पावर्स नहीं है इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जब मेरे पास पावर आ जाएंगी तो मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगी। फिर सॉन्ग उससे पूछता है तुम्हारी मदर ने बोला था वो वापस आएंगी। तब केंजी कहता है हाँ उन्होंने जाने से पहले बोला था वो मुझे लेने आएंगी। ये सुनकर म्यूजिन और सॉन्ग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब केंजी खुश होते हुए कहता है मुझे पता है तुम दोनों अभी क्या सोच रहे हो, मगर मुझे बिलीव है मेरी मदर वापस आएंगी। अब हम गिनू और नूना को जिम में देखते हैं जहाँ वो दोनों ट्रेडमिल पर दौड़ रहे होते हैं। तभी नूना उससे पूछती है तुम्हारा स्पोर्ट्स बहुत ही हार्ड है। ये सुनकर गिनू कहता है हाँ मैं एक ऐसा मर्द हूँ जो हर काम बहुत ही मेहनत वाला करता है और उसे बहुत ही लगन से करता है। तब नूना कहती है खुशी हुई तुमसे मिलकर जो अपना काम बहुत ही मेहनत से करते हैं। तभी हम गिनू को देखते हैं कि वो अपने ट्रेडमिल का स्पीड बहुत ही तेज कर देता है। ये देखकर नूना थोड़ी शॉक्ड होती है। फिर गिनू प्यार में अंधा होकर बहुत ही तेजी से भागने लगता है। तब नूना वहाँ से उतरते हुए कहती है लगता है तुम्हें रनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तब गिनू कहता है हाँ ये मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है। फिर नूना वहाँ से जाते हुए कहती है मेरा वार्म अप खत्म हो गया है तो अब मैं स्पोर्ट्स की तैयारी करने जा रही हूँ। अब हम नूना को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहाँ वो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी। तभी गिनू रुकते हुए सोचता है शिट मैं रनिंग में इतना बिजी हो गया था कि मैंने नूना से बात ही नहीं की, अब मैं क्या करूँ। फिर वो अपना फोन निकाल कर म्यूजिन को मैसेज करता है टीचर अब मैं क्या करूँ, मैं ट्रेडमिल पर भागने में इतना बिजी हो गया था कि नूना मुझसे बोर होकर बॉक्सिंग करने चली गई, क्या मैं भी उसके साथ बॉक्सिंग करूँ। इधर म्यूजिन तो सॉन्ग और केंजी से बात कर रहा होता है, इस कारण वो फोन नहीं उठाता। इधर गिनू गुस्से में सोचता है प्लीज रिप्लाई करो। फिर वो मनी मन सोचता है म्यूजिन ने कैसे बोला था कि तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है। फिर वो सोचता है हाँ म्यूजिन मेरे ऊपर बिलीव करता है, मैं ये कर सकता हूँ, चलो एक बार ट्राई करते हैं। फिर वो नूना के पास जाने लगता है। फिर वो नूना के पास आकर पूछता है नूना क्या मैं तुम्हारे साथ एक बार खेल सकता हूँ। ये सुनकर नूना थोड़ा कंफ्यूज होती है और उससे पूछती है एक बार खेलना, आखिर तुम क्या खेलना चाहते हो। इधर हम देखते हैं कि गिनू के हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं। फिर गिनू अपने बॉक्सिंग ग्लव्स को दिखाते हुए कहता है नूना क्या तुम मेरे साथ स्पैरिंग करना चाहती हो। स्पैरिंग का मतलब नॉर्मल बॉक्सिंग प्रैक्टिस होता है। ये सुनकर नूना थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती है हाँ स्पैरिंग कर तो सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे अपोनेंट के लायक हूँ भी कि नहीं। ये सुनकर गिनू फुल स्वैग में बॉक्सिंग ग्लव्स को बांधते हुए कहता है कोई बात नहीं तुम ये कर सकती हो। ये सुनकर तो नूना को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तब गिनू कहता है नो प्रॉब्लम,
तब नूना मन ही मन सोचती है ये मुझे चैलेंज कर रहा है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसने 2 बार जीता है, और इसे लगता है कि ये मेरे सामने टिक सकता है। फिर वो अपने बॉक्सिंग पोजीशन में आते हुए कहती है पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है और तुम अपना फुल स्ट्रेंथ यूज करना। ये मत सोचना कि मैं एक लड़की हूँ और ना ही हम दोनों के वेट डिफरेंस के बारे में सोचना, इसीलिए मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है और अपने फुल पावर के साथ फाइट करना। तभी अचानक से गिनू उसके फेस पर एक पंच मारता है जिसे नूना देखकर सोचती है एडवांस, वो भी फुल पावर के साथ। फिर नूना उसे ब्लॉक कर लेती है और पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि नूना खुद पे खुद पीछे चली जाती है। तब गिनू उससे पूछता है नूना क्या तुम्हें कुछ याद आया? तब नूना को याद आता है कैसे उसने बोला था उसे वैसे लड़के पसंद है जो कि स्ट्रांग होते हैं, मेरा आइडियल टाइप वो है जो कि मुझसे स्ट्रांग हो। फिर वो अपने फाइटिंग पोजीशन में आते हुए सोचती है अगर मैं इसके पंचेस को होल्ड करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा डैमेज आएगा और अगर मुझे इसका एक भी पंच लग गया तो मैं मर भी सकती हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है जिस कारण मैं इसके पंचेस को बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकती हूँ। अगर मैं इसके पंचेस को पहले ही देख लूँ तो मैं उसे खत्म कर सकती हूँ। तभी अचानक से गिनू साइड से पंच मारता है जिसे देखकर नूना सोचती है अगर मैं इसे अवॉइड करूंगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस पंच को खाना ही होगा ताकि मैं डैमेज को थोड़ा कम कर सकूं। तभी गिनू वो पंच मार देता है जिससे नूना दूर जाकर गिरती है और इस पंच से तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। तब गिनू बोलता है तुम्हारा स्टमक बहुत ही वाइड ओपन था इसलिए मैंने पंच मार दिया। अब हम नूना को देखते हैं जो कि पूरी रोने वाली हालत में होती है और वो मन ही मन सोचती है अब तक मैंने जितने भी पंच खाए हैं वो इस पंच के मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसका पंच बहुत ही अलग है, इसका पावर लेवल बहुत ही अलग लेवल पर है। तब गिनू नूना को ऐसी हालत में देखकर उससे पूछता है नूना क्या हम इसे यहीं पर रोक दे? ये सुनकर नूना खड़े होते हुए कहती है नहीं अभी मैं फाइट कर सकती हूँ। ये सुनते ही गिनू खुश होते हुए पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है मुझे पता था तुम यही बोलने वाली हो। ये देखकर नूना उस पंच को अवॉइड करती है और मन ही मन सोचती है अगर मैं इसे अभी रोकने के लिए बोलूंगी तो मेरे एथलीट होने का क्या फायदा, इससे मेरी इज्जत खाक में मिट जाएगी, इसलिए अब मैं इस फाइट से पीछे हट नहीं सकती। फिर गिनू नूना के ऊपर पंच पे पंच चलाने लगता है। ये देखकर नूना को पीछे हटना पड़ता है और वो मन ही मन सोचती है मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन कहना पड़ेगा, हम दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और अभी फिलहाल मैं बस ब्लॉक ही कर सकती हूँ और पीछे हट सकती हूँ, इसके अलावा मुझे अटैक करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा। तभी वो देखती है कि वो रिंग के कॉर्नर में आ चुकी है और उसके पास भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये देखकर गिनू उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो मन ही मन सोचती है अगर ये पंच लग गया तो मैं मर भी सकती हूँ। फिर वो गिनू को टैकल करते हुए सोचती है एटलीस्ट मैं जीने का ट्राई तो कर सकती हूँ और फिर वो उसे पकड़कर पीछे करने का ट्राई करती है। और जब गिनू को रियलाइज होता है कि नूना उसे पकड़ के पीछे कर रही है तब वो खुशी से पागल होने लगता है और फिर वो नूना से बोलता है नूना क्या हम यहीं पर रोक सकते हैं, मुझे वॉशरूम जाना है। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें गिनवो को बाथरूम में दिखाया जाता है जहाँ वो हाथ धोते हुए सोच रहा होता है कि कैसे मुझे नूना ने पकड़ा था। फिर वो वहाँ आकर देखता है कि नूना बहुत ही डिप्रेस होकर बैठी होती है। ये देखकर वो उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तब हमें नूना को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सैड थी। फिर वो उससे कहती है गिनवो तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। ये सुनकर गिनवो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो मन ही मन सोचता है नूना ने एक दिन कहा था कि उसे स्ट्रांग लड़के पसंद है, इसका मतलब वो मुझे इशारा कर रही है, क्या ये एक प्यार का सिग्नल था? तब नूना उसे कहती है तुम्हें एथलेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो सीरियसली एथलीट होना चाहिए, रियली तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम्हारे अंदर टैलेंट है, इसलिए तुम्हें अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहिए और उसे पसंद करना चाहिए। ये सुनकर गिनू थोड़ा कंफ्यूज होता है। तब वो उसे बताती है कि मेरा भाई ऐसी पावर के लिए दिन रात मेहनत करता है और तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ है कि तुम आराम से यूएफसी में डेब्यूट कर सकते हो, जो तुम्हें करना चाहिए। अगर तुम हमारे जिम में प्रैक्टिस करोगे तो आराम से यूएफसी में विनर बन सकते हो। ये सुनकर गिनू थोड़ा सोचता है और वो बोलता है कि मैं वो हूँ जो एक बार मरकर जिंदा हो चुका है, अगर मैं ऐसे ही बच्चों की तरह बिहेव करूंगा तो मैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। ये सुनकर नूना कहती है अच्छा तो तुम्हारा भाई भी है? तब गिनू कहता है हाँ मेरा एक बड़ा भाई है जिसके लिए मुझे अपने असाइनमेंट को पूरा करना ही होगा। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनमो गिनू से बोलता है कि तुम्हें केंजी के साथ रहकर उसका साथ देना होगा और उसे तब तक सपोर्ट करना होगा जब तक वो बॉस नहीं बन जाता और सारे कंट्रीज को एक साथ नहीं ला देता। ये सोचकर गिनवो नूना से कहता है जब मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं वैसा करने का ट्राई करूंगा जैसा तुमने कहा है और एक सीरियस एथलीट बन के दिखाऊंगा। ये सुनकर नूना थोड़ा हंसती है और उससे बोलती है कि तुम तो हाई स्कूल में होकर भी इतनी मैच्योर वाली बातें करते हो और मनी मन सोचती है कि ये सिर्फ फेस से ही मैच्योर नहीं दिखता बल्कि दिमाग से भी मैच्योर है। तब गिनवो फुल एक्साइटेड होकर पूछता है
नूना क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? ये देखकर नूना आगे जाते हुए कहती है क्या बोला तुमने? तब गिनू थोड़ा नर्वस होकर पूछता है बेशक मैं एक हाई स्कूल का बच्चा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? ये सुनकर नूना स्माइल करते हुए कहती है चलो अगले हफ्ते साथ में खाना खाते हैं और नूना तुम्हें बहुत ही डिलीशियस फूड खिलाएगी। ये सुनकर तो गिनू खुश होते हुए यस मैडम में चिल्लाते हुए जवाब देता है और उसे थैंक्स कहता है। तब नूना कहते है रियली तुम मुझे थैंक्स कह रहे हो? थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी स्पेलिंग में हेल्प कराई है। और उससे बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बुलाऊंगी। तब गिनू बोलता है ठीक है मैं आपके लिए जितना चाहे उतना स्पेयरिंग कर सकता हूँ। अब हमें सियोक के साथियों को दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे बातें कर रहे होते हैं। तब उनमें से ये चश्मे वाला कहता है अच्छा तो तुम कह रहे हो कि हमारा 8वां अलायंस गायब हो चुका है? तब दूसरा बंदा कहता है हाँ, जब हमने लास्ट ट्रेनिंग इंचन फैमिली के साथ किया था उसके बाद से हमारा 8वां अलायंस गायब है। तब वो चश्मे वाला कहता है हमारे सुवन अलायंस से 5 मेंबर गायब है, वो भी बिना किसी सबूत के। क्या ये कोई सेंस बन रहा है? लगता है उन्हें कुछ हो गया है। ये सुनकर दूसरा वाला बंदा बोलता है शायद वो सब ड्रंक होकर कहीं पड़े होंगे या फिर वो ड्रग्स के नशे में होंगे, और वैसे भी सबको पता है कि हम इंचन फैमिली के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो किसकी ही हिम्मत होगी हम पर अटैक करने की। फिर वो कहता है कहीं ये चंगचोन अलायंस का काम तो नहीं है? मैं आपको याद दिला दूं कि चंगचोन अलायंस केंजी के भाई ड्यू का गैंग है। इस बात पर दूसरे वाला बंदा बोलता है नहीं, मेरे हिसाब से ये काम द बैड गाय अलायंस का हो सकता है जिसका लीडर केंजी है। ये सुनकर वो बंदा शॉक्ड होते हुए कहता है केंजी ने किया है? फिर तो हमें जीहो को बताना चाहिए। तब वो चश्मे वाला कहता है नहीं अभी नहीं बताना, क्योंकि अभी ये श्योर नहीं है, अभी हमारे मेंबर्स को ढूंढना होगा जो कि हमारी 8th अलायंस मिसिंग है। और हाँ तुम्हें और साथियों को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपना ध्यान रखने को कह देना। ये सुनकर वो बंदा जाते हुए कहता है ठीक है मैं बता दूंगा, और हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। तब वो चश्मे वाला हाँ में जवाब देता है और उसके जाने के बाद मन ही मन सोचता है मुझे इस बात को जीहो को बताने में बहुत ज्यादा हेसिटेशन फील हो रहा है, क्योंकि जीहो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। फिर वो खड़े होते हुए बोलता है लेकिन मैं ऐसे ही शांत नहीं बैठ सकता, मुझे इस मामले में कूदना ही पड़ेगा और उन्हें बताना होगा आखिर वो किससे पंगा ले रहे हैं। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें गलियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें नंबर 5 को दिखाया जाता है जो उन गलियों से जाते हुए सोच रहा था लगता है मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया सुवॉन अलायंस से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए लेकिन फिर भी नहीं बना। फिर वो गुस्से होते हुए सोचता है ये सब उस कारण हुआ है क्योंकि मेरे बीच में योंग आ गया था और इसके पीछे उसी का हाथ है, मैं उसे पक्का मार के रहूंगा। वो जा ही रहा होता है तभी वो किसी को देखता है जिससे वो छुप जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गिनू से डरकर छुप गया था। वो उसे ऐसी हालत में देखकर सोचता है आखिर इसकी आंखों को हुआ क्या, कहीं ये ड्रग्स तो नहीं बेचता और उसके बाकी के साथी कहाँ पर है, ये मत कहना कि ये अभी अकेला है। फिर वो किसी को कॉल करते हुए बोलता है ये अब तक की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लगता है मुझे डोंग को कांटेक्ट करना ही होगा। डोंग उस चश्मे वाले बंदे का नाम है। तभी वो देखता है कि अचानक से उसे बहुत बुरा फील हो रहा है। फिर वो जैसे मुड़कर देखता है उसके पीछे गिनू होता है। ये देखकर तो बंदे की हालत खराब हो आती है। तभी गिनू उसका सर पकड़ लेता है। ये देखकर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है वेट अ मिनट रुक तो जाओ, लेकिन गिनू उसे एक ही हाथ से उठा देता है। इस बात पर वो बंदा चिल्लाने लगता है प्लीज मुझे नीचे छोड़ दो। तब गिनू उससे पूछता है आखिर तू है कौन? ये सुनकर नंबर 5 गुस्सा होते हुए चिल्लाता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि तुम ही तो मेरे पास आए हो। फिर वो अपने पैरों को घुमाते हुए कहता है सबसे पहले तूने मुझे अप्रोच किया और फिर मुझे मार रहा है। तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 गिनू को एक लात मारता है। ये देखकर गिनू सोचता है आखिर ये बच्चा उड़ा कैसे और इसने मुझे लात मारा कैसे। इधर नंबर 5 सोचता है लगता है अब मुझे फाइट करना ही होगा। फिर वो गिनू को बताता है मेरा नाम पाक खान ब्योल है और मैं मुजिन हाई के क्लास फर्स्ट से हूँ, हम दोनों कई बार मिल चुके हैं लेकिन मैं तुम्हें याद नहीं होता। और ये थोड़ा गुस्से वाला बात नहीं है? ये सुनकर गिनू अपने हाथों को ठीक करते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम हो कौन? इस बात पर पाक खान ब्योल कंफ्यूज होता है। तभी पाक खान ब्योल गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारे कारण मेरे साथ क्या हुआ था? उस दिन तुमने मुझे देखकर वहीं पर छोड़ दिया था और तुम्हारे कारण ही मुजिन हाई स्कूल केंजी से हार गई और अभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये सुनकर गिनू कहता है ठीक है। ये सुनकर गिनू कहता है ठीक है, लेकिन मुझे पल्ले नहीं पड़ा, अगर मैं तुझे उस दिन खोल भी देता तो क्या ही कर लेता, क्या उससे मुजिन हाई जीत जाती? फिर वो अपने हाथों को एक बार फिर से पकड़ते हुए कहता है और हाँ अब मैं मुजिन हाई में नहीं बल्कि केंजी के स्कूल में हूँ, इसका मतलब तू मेरा दुश्मन है। उसे ऐसे देखकर पार्क खानवियोल सोचता है मुजिन हाई का लेजेंडरी गोरिल्ला जिसने पूरे मुजिन हाई पर कब्जा कर रखा था और उसे फर्स्ट ईयर में स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने स्कूल के सभी बंदों को पीट दिया था। लेकिन अब देखो इस गिनू को जो कि एक कुत्ता बन चुका है
और वो केंजी के इशारों पे नाच रहा है। फिर वो हंसते हुए कहता है, लगता है टार्जन की बात गलत है। मैंने सुना था तुम अपने भाई की बात मानते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि तुमने अपने भाई को धोखा दे दिया, क्योंकि केंजी तुम्हें अच्छा खाना देता है। ये सुनकर तो गिनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर हम पार्क हानिबॉल को देखते हैं, जो मनी मन सोचता है गिनू एक लेजेंडरी फाइटर है, मुझे इसे कम नहीं समझना चाहिए। और जिस दिन मेरी बेइज्जती हुई थी उस दिन से मैंने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग किया है, और अगर मैं अभी अपने स्पीड के साथ फाइट करूँ तो मैं इसे जीत सकता हूँ, क्योंकि इसके पास बेशक पावर है लेकिन इसकी स्पीड नहीं है, और मेरे पास स्पीड है। फिर वो तेजी में भागते हुए कहता है, देखते हैं कौन फास्ट है। ये देखकर गिनू कहता है, जल्दी करो, और वैसे भी हम दोनों में से कोई भी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन जब तुम मुझे मारने आओगे तब तुम्हें स्लो होना ही पड़ेगा। तभी गिनू उसे एक पंच मारता है, जिसे पाक हानिबॉल अवॉइड कर देता है। ये देखकर गिनू थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी हम देखते हैं कि पार्क हानिबॉल पीछे से आते हुए उसे एक किक मारता है, जिसे गिनू बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन पार्क हानिबॉल तो बिल्कुल चिड़िया की तरह उड़ रहा था। वो कहता है कि मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता। फिर वो गिनू के फेस पर एक लात मारता है, और फिर गिरते हुए पीछे जाकर अपने पोजीशन में आ जाता है। इधर हम गिनू को देखते हैं, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है। ये देखकर पार्क हानिबॉल गुस्से में उसे मारने जाता है, और उससे कहता है कि आखिर तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गिनू अपने एक ही हाथ से उसके फेस को पकड़ लेता है। फिर गिनू कहता है कि सॉन्ग और अंकल जेउक से मार खाने के बाद तेरे अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तेरे अटैक से बहुत ही आराम मिला, क्योंकि वो मुझे एक मसाज की तरह फील हो रहा था, और अभी मसाज कंप्लीट हो गया है। फिर वो उसे दीवार में दे मारता है, जिससे तो पार्क हानिबॉल की हालत खराब हो जाती है, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, और बेचारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर गिनू कहता है, क्या हुआ, बस इतना ही, मैंने पहले ही बोला था फालतू में पंगा लेने की जरूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि पार्क हानिबॉल बेहोश नहीं हुआ था, और वो मनी मन सोचता है, अभी के लिए मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं बेहोश हो चुका हूँ, नहीं तो ये दरिंदा मुझे मार देगा। फिर गिनू उसे चाटा मारते हुए कहता है, क्या हुआ, तू बेहोश हो गया है, ये कितना बोरिंग था। और फिर वो उसे थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही पार्क हानिबॉल डरते हुए सोचता है फाइनली वो चला गया। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है, जो उसे डोंग कर रहा था। तब वो उसे बताता है कि गिनू से मेरी फाइट हुई थी, और उसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। ये सुनकर डोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने चश्मे को निकालते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, अगर ये काम तुम्हारा है तो मुझे अपने कदम को आगे बढ़ाना ही होगा। तो तुम रियली में फाइट चाहते हो, है ना गिनू, मैं तुम्हें अपने साथियों को मारने का बदला जरूर लूंगा। अब हम केंजी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ केंजी सॉन्ग और म्यूजिन बैठकर पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गिनू आता है, जो उनसे कहता है कि मैं आ गया। ये देखकर म्यूजिन खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम आ गए, अच्छा बताओ तुम्हारा स्पोर्ट्स डेट कैसा गया नूना के साथ। ये सुनकर गिनू सीरियस होते हुए बैठ जाता है। उसे ऐसा देखकर तीनों थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तब केंजी थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, कहीं तुम दोनों ने किस तो नहीं किया। उसे ऐसा कहते हुए देखकर म्यूजिन भी थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो इसकी बात भी सुनने दो। अब हम देखते हैं कि गिनू खुश होते हुए कहता है, तुम्हारा चेला बहुत ही स्मार्ट हो चुका है, और वो प्यार वार के चक्कर में पड़ चुका है। ये सुनकर सॉन्ग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, स्टूडेंट एक्सपर्ट हो गया है, आखिर ये निब्बो वाली बातें क्यों कर रहा है। तब गिनू प्राउडली कहता है कि क्या मैं कहूँ कि मैंने टीचर म्यूजिन को सरपास कर दिया है उनकी टीचिंग में, इसके लिए तो मुझे टीचर म्यूजिन को थैंक्स कहना चाहिए। तब केंजी एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सच में, आखिर तुमने ये किया कैसे। अब हम म्यूजिन को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए कहता है, अब ये जरूरी नहीं है कि आखिर ये हुआ कैसे, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि गिनू की लव लाइफ अब स्टार्ट हो चुकी है। तब केंजी खुश होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, चलो इसी खुशी में हम चारों पीते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब चिल्लाकर बियर पीने लगते हैं। अब हम गिनू को देखते हैं, जो कि सो रहा होता है, और वो मनी मन सोचता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी मेरी लाइफ में होने वाला है। ये सोचकर वो हंसने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि आज वो जिस बच्चे को पीट कर आया है वो उसके स्कूल में ही था। फिर वो उसका नाम को याद करते हुए सोचता है, क्या उसका नाम पार्क था या फिर मिंट था, और वो म्यूजिन और सॉन्ग को बताने का ट्राई करता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि छोड़ो, वो बच्चा तो वैसे भी बहुत ही कमजोर था, तो इन्हें बताने का क्या ही फायदा। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर म्यूजिन तैयार होकर कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पर केंजी आता है, जो उससे कहता है, म्यूजिन आज तो संडे है, और आज तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे साथ डुअल फाइट करोगे। ये सुनकर म्यूजिन कहता है, लेकिन मुझे तो आज योंग के साथ मिलने जाना है, क्योंकि उससे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है। तब केंजी कहता है, योंग उससे मिले हुए मुझे भी बहुत टाइम हो चुका है, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, लगता है वो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। ये सुनकर म्यूजिन कहता है, वो बहुत ही इग्नोरेंट है, लेकिन है तो मेरा दोस्त ही, इसलिए मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और ये सीन यही कट होता है। अब हम योंग को देखते हैं, जो कि जीरन हाई स्कूल के बाहर खड़ा होता है, और वो म्यूजिन का वेट कर रहा होता है। फिर वो मनी मन सोचता है, उस म्यूजिन ने बोला था कि उसने एक लॉटरी प्राइज जीता है, इसलिए वो मुझे पार्टी देना चाहता है, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी वहाँ पर म्यूजिन
की एंट्री होती है जो कि फुल स्वैग में बाइक से आ रहा होता है। ये देखकर योंग सोचता है देखो अब ये शो ऑफ कर रहा है और ये ऐसे बन ठन कर क्यों आया है। फिर वहाँ म्यूजिन अपना बाइक रोकते हुए हेलमेट निकालता है और वो उससे बोलता है आ गए तुम, लगता है तुम बहुत ही जल्दी आ गए। ये सुनकर योंग बोलता है जल्दी मैं नहीं बल्कि तुम लेट आए हो समझे। तब म्यूजिन उससे माफी मांगते हुए कहता है सॉरी मैं तो घर चला गया था ताकि मैं अलायंस के कपड़े पहन सकूं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब म्यूजिन उससे पूछता है अच्छा ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तब योंग कहता है कि पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है और मैं बढ़िया से सीखने भी लगा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ये बहुत ही अनोइंग सा लगता है। मैं तो सोच रहा था कि आखिर प्रेसिडेंट इतना पढ़ाई कैसे कर लेते हैं। ये सुनकर म्यूजिन बोलता है वो हमेशा कहते रहते हैं कि वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ तब वो रेस्ट करते हैं। तब योंग कहता है तुम्हें पता भी है रेस्ट भी स्टडी का ही पार्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि योंग वहाँ पर अपने साथियों को भी लेकर आया था जो कि म्यूजिन के भी सीनियर्स है और वो सब पहले एक ही टीम में थे। हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में देखा था कि उन्होंने म्यूजिन पर हमला किया था, लेकिन बाद में वो सब दोस्त बन जाते हैं। फिर उनमें से पीले बार वाला बोलता है आखिर म्यूजिन ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है जबकि हम तो सैंगनम हाई के हैं। ये सुनकर दूसरा वाला बोलता है सैंगनम हाई के नहीं बल्कि हम भी द बैड गाय अलायंस के मेंबर है समझे। फिर एक बंदा बोलता है म्यूजिन हमारी बहुत ही केयर करते हैं इसलिए हमें उनका अच्छे से वेलकम करना चाहिए और फिर वो सब लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर योंग और म्यूजिन की एंट्री होती है। तब म्यूजिन उन्हें हेलो बोलता है, फिर वो हंसते हुए बोलता है क्या तुम सब ठीक थे सेमेस्टर ब्रेक में। तब योंग चिल्लाते हुए कहता है एवरीवन थैंक यू यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए। आज मैं म्यूजिन को लेकर आया हूँ ताकि वो हमें बहुत सारे स्किल सिखा सके। मुझे उम्मीद है कि तुम सब ने बहुत ही रेस्ट किया होगा सेमेस्टर हॉलीडेज में। ये सुनकर पीले बाल वाला बोलता है लगता है म्यूजिन ने बहुत ही ट्रेनिंग किया है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं और क्या वो हमें सिखाने वाले हैं। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है वाह म्यूजिन हमें सिखाने वाले हैं, फिर तो उसे सीखने में बहुत मजा आएगा। तब ये चश्मे वाला बंदा जिसका नाम जैमो है वो उसे कहता है कि सीनियर हमें सिखाएंगे तो हम बहुत कुछ सीख पाएंगे और हमें कुछ नए स्किल्स भी सीखने को मिलेगा। ये सुनकर योंग म्यूजिन को आगे करते हुए कहता है ये देखो हमारे इंस्ट्रक्टर आ चुके हैं और अब से हमें इन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। ये सुनकर म्यूजिन बोलता है क्या इंस्ट्रक्टर ये तुम क्या बात कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि वो दोनों रोने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि सीनियर म्यूजिन हमने आपका बहुत ही वेट किया, मुझे पता है आपने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की है तभी आपके पास इतने बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमको कुछ ना कुछ सिखाओगे। फिर जैमो बोलता है हाँ तुमने सही कहा म्यूजिन हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस है और वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। ये बोलकर वो दोनों रोने लगते हैं और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें जिम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंदर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी जिससे पता चल रहा था कि वो सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर दो बंदे बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। तब म्यूजिन उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हुए कहता है सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है और अपने हाथों को होल्ड करके पंचेस की बारिश कर देनी है और जैसे ही तुम पर कोई अटैक करेगा तब तुम डॉज करते हुए उसे अपरकट दे सकते हो जिससे वो बंदा ऑन द स्पॉट नॉक हो जाएगा। इधर योंग भी कुछ बंदों को फाइट करना सिखा रहा होता है, वो उन्हें अवॉइड करना और ब्लॉक करना सिखा रहा होता है और उनके पोस्चर्स को ठीक करने के लिए बोलता है। अब हम म्यूजिन को देखते हैं जो कि उन्हें फ्लाइंग किक करना सिखा रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि सबसे पहले अपने पैरों को तेज चलाना है और तुम्हें अपने ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट पर अटैक नहीं करना बल्कि उनके जॉइंट्स पर अटैक करना है जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है। इधर वो बंदे प्रैक्टिस करते करते थक जाते हैं और वो बैठते हुए बोलते हैं क्या हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं। इधर जैमो भी थक कर बोलता है म्यूजिन ब्रदर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उन्होंने जो अपने खून और पसीने के मेहनत से सीखा था वो हमें सिखा रही है। यह सुनकर दूसरा वाला बंदा बैठते हुए कहता है डैम इट अगर हम सीख नहीं पाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तब म्यूजिन सबको इकट्ठा करते हुए कहता है आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है, सबने बहुत ही मेहनत किया है इसलिए अगली ट्रेनिंग अगले हफ्ते होगी। तभी वहाँ पर योंग आते हुए कहता है सभी लोग म्यूजिन के लिए ताली बजाओ क्योंकि उसने हॉलीडे में बहुत ही मेहनत किया है। ये सुनकर म्यूजिन थोड़ा नर्वस होता है और उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। अब हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब चिल्लाते हुए म्यूजिन को थैंक्स कहते हैं और फिर वो दोनों जिम से चले जाते हैं। इधर वो दोनों जाते हुए बातें कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए। तब योंग कहता है तुम्हें तो अपने साथियों के साथ खाना चाहिए और तुम मेरे साथ अकेले खाना चाहते हो। ये सुनकर म्यूजिन कहता है मैंने उन्हें उनके साथ ट्रेनिंग के लिए कहा था और मैं जब जब उनके आसपास रहता हूँ तब वो फ्रीली बात नहीं कर पाते। तब योंग कहता है शिट तुम तो उनके साथ रहते रहते थोड़े मैच्योर भी हो चुके हो। फिर वो उससे पूछता है वैसे ट्रेनिंग का आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब म्यूजिन कहता है ओ ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अब आ रहा है। फिर वो कहता है जब जब मैं स्ट्रॉन्गर लोगों के साथ रहता हूँ तब तब मुझे दोस्तों की याद आती है कि क्या वो सेफ भी होंगे। इधर हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि खुशी खुशी जा रहे थे और वो बातें कर रहे थे कि अब से हम बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम और स्ट्रॉन्ग हो सके और हम सब मिलकर पढ़ाई भी करेंगे।
ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब हमें म्यूजिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर मैं सोचूंगा कि मैं स्ट्रांग हूँ तब उन्हें भी लगेगा कि वो भी स्ट्रांग है। ये सुनकर योंग थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो, तुम तो बिल्कुल एक टीचर की तरह बात कर रहे हो मेरे म्यूजिन सेंसे। तब म्यूजिन हंसते हुए कहता है, हाँ फील तो हो रहा है, मैं टीचिंग में बहुत ही टैलेंटेड हूँ, क्या मैं एक असली का टीचर बन जाऊँ। ये सुनकर योंग उससे कहता है, तुम बड़े अनोइंग हो। तब म्यूजिन कहता है, वेल कोई भी टीचर बन सकता है अगर वो ढंग से पढ़ाई करे तो। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं पहले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हॉल को साफ करना है। ये सुनकर योंग कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तब म्यूजिन उससे दूर होते हुए कहता है, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम मेरे पड़ोसी भी नहीं हो। ये सुनकर योंग हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम कब जाने वाले हो। तब म्यूजिन कहता है, ठीक है मैं पहले जाता हूँ। और फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। ये देखकर योंग सोचता है, म्यूजिन अब केंजी के साथ रहकर बहुत ही मैच्योर हो चुका है और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इधर म्यूजिन जाते हुए सोच रहा था, मुझे योंग का सपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर वो जिम में आता है, जहाँ वो जिम को देखकर बोलता है, अगर हमारा पूरा गैंग स्ट्रांग बन जाएगा तब तो केंजी के ऊपर का लोड खत्म हो जाएगा। और हाँ वैसे भी स्ट्रॉन्गर बनना बहुत ही अच्छी बात होती है और अब मुझे एम करना होगा ताकि मैं केंजी के लिए हेल्पफुल साबित हो सकूं। फिर वो एक एक करके जिम के सभी चीजों को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। ये देखकर म्यूजिन को थोड़ा शक होता है और उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। वो और बहुत ही डार्क था। फिर वो कहता है, अभी अभी मैंने सफाई की है लेकिन लगता है मुझे एक बार और से सफाई करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि वहाँ पर डोंगुन आया था। फिर डोंगुन उससे में कहता है, म्यूजिन हमारा तुम्हारे साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, इसलिए तुम बीच में आने का ट्राई मत करो। ये सुनकर म्यूजिन हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ और जब तुम किसी से बात करो तब तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास बेसिक मैनर्स भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि केंजी बहुत ही गुस्से में होता है। ये सुनकर डोंग के साथ ही हंसते हुए कहता है, इस म्यूजिन के तो कान बहुत ही बड़े हैं, क्या इसके कानों में इसका एंजाइटी लटक रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, यो म्यूजिन बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, ये दोनों सुवोन गैंग के 5 नंबर और 6 नंबर है। तभी उनमें से तीसरा कहता है, तुम्हारा पहनावा उतना भी लग्जरियस नहीं है, जैसा कि मैंने सुना था ये ब्लू वाला नंबर 2 है और ये ब्राउन वाला नंबर 7 है। फिर डोंग कहता है, बैठ गए अलायंस के गिनू को कॉल करो और हम तुम्हें नहीं छुएंगे। ये सुनकर म्यूजिन कूदते हुए कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर आए हो ताकि मैं अपने दोस्त को बुला सकूं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है कि सुवोन अलायंस बहुत ही डरपोक है, क्या तुम्हारे अंदर लॉयल नाम की चीज भी है। ये सुनकर डोंग को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने हाथों को ठीक करते हुए कहता है, पार्क म्यूजिन मुझे लगा था कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ लेकिन शायद मैं गलत हूँ। इधर म्यूजिन की बातें सुनकर डोंग के साथ ही हंसते हुए कहते हैं, तुम गिनू के दोस्त हो और तुम लॉयल हो, आखिर तुम कितने दिनों से उसके दोस्त हो। पहली बात तो बकवास करना बंद करो और जल्दी से गिनू को कॉल करो, हमें उसकी जरूरत है। ये सुनकर म्यूजिन अपने फाइटिंग पोज में आते हुए कहता है, अगर तुम दोस्त बनाते हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोस्त तुम्हारा कितना पुराना है, बल्कि दोस्त तो वो होते हैं जिनका हम साथ निभाते हैं। फिर वो उनमें से नीले बाल वाले बंदे से पूछता है, क्या तुम मेरे दोस्त हो। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा हड़बड़ाता है। फिर म्यूजिन बोलता है, मैं म्यूजिन जो कि गिनू का दोस्त हूँ, वो अपने दोस्त को बेचने नहीं वाला और मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो ग्रीन वाला बंदा जो कि म्यूजिन के स्कूल में पहले पढ़ता था, वो अपने मसल्स को ठीक करते हुए कहता है, डोंगुन ये काम मेरे लिए छोड़ दो, जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था तब इस म्यूजिन ने मुझे बहुत परेशान किया था और अब टाइम आ चुका है इस बास्टर्ड से रिवेंज लेने का। ये सुनकर म्यूजिन हंसते हुए कहता है, ओए सोंगयोन तू तो बहुत ज्यादा बोलने लगा है, तू मुझसे नफरत करता था क्योंकि तू हमेशा मुझसे फाइट में हार जाया करता था और वैसे भी तू बहुत ही कमजोर है क्योंकि तुझे अटैक्स को डॉज करना नहीं आता। ये सुनकर सोंगयोन के साथी हंसने लगते हैं और उसे कहते, सोंगयोन तू इससे हार चुका है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा और तू हमारे ग्रुप का एग्जीक्यूटिव है, तुझे अब इस टाइटल को वापस करना होगा। ये सुनकर सोंगयोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, हाँ मैं इससे हार चुका हूँ लेकिन अब मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ। और ये कहते हुए वो म्यूजिन को मारने के लिए जाता है लेकिन म्यूजिन उसके पंच को डॉज कर लेता है। तब म्यूजिन उससे कहता है, ओए सोंगयोन तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही चेंज हुआ है। ये सुनकर सोंगयोन थोड़ा डर जाता है। तब म्यूजिन अचानक से उसके फेस पे पंच मारता है जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो बंदा एक ही लात में नॉक हो जाता है। ये देखकर सोंगयोन के साथी शॉक्ड होते हुए सोचते हैं, अरे वाह इस बंदे में दम तो है, इस बंदे ने सोंगयोन को एक ही लात में गायब कर दिया। इसी कारण ये सेंगनम हाई स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, लगता है इससे अब सावधानी से लड़ना पड़ेगा। तब डोंगुन म्यूजिन से कहता है, म्यूजिन लगता है तुम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम भी करते हो। ये सुनकर म्यूजिन कहता है, क्या हुआ तुम सरप्राइज हो गए। और फिर वो आगे आते हुए कहता है, जब सोंगयोन मिडिल हाई स्कूल में पढ़ता था तब ये बहुत ही घमंडी था, ऊपर से बहुत ही कमजोर था,
इवन ये केंजी से भी बहुत कमजोर था। ये सुनकर डोंगुन कहता है, पार्क म्यूजिन मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने अभी गिनवो को कॉल करके बुला दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर म्यूजिन भी कहता है, ठीक है मैं भी तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, मैं कॉल करके नहीं बुलाने वाला। और हाँ ये लो, फिर वो अपना मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देखकर डोंगुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब डोंगुन उससे कहता है, ठीक है मैंने तुम्हारा लास्ट आंसर सुन लिया, अब टाइम आ चुका है। और फिर वो एक साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर हम तुम्हें मार देंगे तब तो गिनवो को यहाँ आना पड़ेगा, अगर वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है तो। ये सुनकर म्यूजिन को थोड़ा पसीना आने लगता है और वो डोंगुन से पूछता है, कहीं तुम सब मेरे ऊपर एक साथ अटैक तो नहीं करने वाले। ये सुनकर डोंगुन कहता है, म्यूजिन तुम्हें तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ही ताकतवर हो, इसीलिए हम सब तेरे ऊपर एक साथ अटैक करेंगे। ये कहते हुए डोंगुन के दो साथी आगे बढ़ते हैं म्यूजिन को मारने के लिए। ये देखकर म्यूजिन फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है, अगर तुम सब मेरे इलाके में आओगे तो मारे जाओगे। और फिर वो एक ही लात में एक बंदे को नॉक कर देता है। इधर म्यूजिन एक बंदे को साइड करता ही है कि तभी दूसरा बंदा म्यूजिन को मारने के लिए आता है। ये देखकर म्यूजिन अचानक से शॉक्ड होता है। तब वो बंदा म्यूजिन के फेस पर बहुत ही तेज का घूसा मारता है, जिससे म्यूजिन दूर जाकर गिरता है। ये देखकर डोंगुन का तीसरा साथी कहता है, लगता है मुझे वहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब म्यूजिन खड़े होते हुए कहता है, ये पंच तो बहुत ही हल्का था, अगर ये पंच गिनवो ने मारा होता तो मैं अब तक मर चुका होता, लेकिन ये पंच गिनवो के मुकाबले बहुत ही कमजोर था। ये सुनकर डोंगुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बात नहीं करते। उसे देखकर म्यूजिन को बहुत ज्यादा डर लगता है और वो सोचता है, इसका बॉडी तो बहुत ही बड़ा है, आखिर मैं इससे कैसे फाइट करूंगा। तभी डोंगुन म्यूजिन को एक पंच मारता है, जिसे म्यूजिन बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक करता है। और फिर वो मन ही मन सोचता है, आखिर ये बंदा है कौन और इसका लेवल तो बिल्कुल अंकल की तरह लग रहा है। म्यूजिन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी डोंगुन कहता है, अब तो अफसोस करने का फायदा नहीं है। और फिर वो म्यूजिन को एक बहुत तेज का पंच मारता है। डोंगुन यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि वो उसे लगातार 4 से 5 पंच मारता है। ये देखकर उसके साथी हंसते हुए कहते हैं, लगता है डोंगुन उसे जान से मार देगा और लगता है कि मैं अपना बैट हार जाऊंगा। ये सुनकर उसका साथी कहता है, तुम्हें पता है ना मैंने भी बैट लगाया है। फिर डोंगुन म्यूजिन से कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि ये तो मेरा बिजनेस है। ये सुनकर म्यूजिन कहता है, बकवास की बातें बंद करो। और फिर वो घूमते हुए डोंगुन को एक लात मारता है, जिससे डोंगुन का चश्मा दूर जाकर गिरता है। फिर म्यूजिन हंसते हुए कहता है, तुम कितने बदसूरत हो कि तुम्हें दिन में भी चश्मे पहनने पड़ रहे हैं, अगर एक मर्द हो तो अपना चेहरा दिखाओ। इधर डोंगुन के साथ ये देखकर अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं, शिट आखिर इसने क्या किया, क्या हम इसे रोक दे। इधर हम डोंगुन को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। और फिर वो गुस्से में बोलता है, म्यूजिन मैं तुमसे नफरत करना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब मुझे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ये देखकर म्यूजिन बोलता है, क्या तुम्हारा चेहरा ऐसा है इसलिए तुम चश्मे पहनते हो, ये बात तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। तभी अचानक से डोंगुन म्यूजिन को पंच मारने के लिए बढ़ता है। अगर ये पंच म्यूजिन को लग जाता तो म्यूजिन तो वहीं पर मर जाता, लेकिन म्यूजिन उसे बड़े ही आसानी से डॉच कर लेता है। और वो मन ही मन सोचता है, ये बंदा तो पहले से भी फास्ट हो चुका है, लेकिन ये मेरे इलाके में है तो मैं इसे मार सकता हूँ। फिर म्यूजिन उसे लात मारने का ट्राई करता है, लेकिन डोंगुन उसे डॉच कर लेता है। तब म्यूजिन 360 डिग्री घूमते हुए कहता है, अब तेरी औकात है तो इसे ब्लॉक करके दिखा। लेकिन डोंगुन उसे ब्लॉक नहीं कर पाता और म्यूजिन उसे एक बहुत ही तेज का लात मारता है। इधर डोंगुन के साथी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं कि क्या डोंगुन इस पर अटैक भी कर रहा है और क्या हमें बीच के फाइट में जाना चाहिए। इधर डोंगुन अपने आप को संभालते हुए कहता है, इस बंदे में दम तो है, मानना पड़ेगा, ये बंदा बहुत ही क्रेजी है। ये सुनकर म्यूजिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं क्रेजी हूँ। ये कहते हुए वो डोंगुन के पास जाते हुए खींच का पंच मारता है, जिससे डोंगुन फिर से दूर जाके गिरता है। ये देखकर डोंगुन का साथी कहता है, वाओ म्यूजिन सिर्फ बातें ही नहीं करता बल्कि वो फाइट में भी अच्छा है और उसने डोंगुन को नीचे गिरा दिया है, लगता है अब हमें म्यूजिन की तरह प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सुनकर डोंगुन गुस्से में बैठते हुए कहता है, चुप रहो और मेरे फाइट में इंटरफेयर मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डोंगुन यहाँ चिल्ला ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि म्यूजिन वहाँ से भाग रहा होता है। ये देखकर डोंगुन का साथी कहता है, अरे ये तो भाग रहा है। तब डोंगुन कहता है, क्या ये भाग रहा है? फिर वो चिल्लाते हुए म्यूजिन से पूछता है, ओए म्यूजिन तू कहाँ भाग रहा है? इधर हम म्यूजिन को देखते हैं, जो कि भागते हुए सोच रहा था, ये बंदे बहुत ही पावरफुल है और मैं इनसे अकेले जीत नहीं पाऊंगा। और फर्स्ट अंकल ने कहा था कि बहुत से फाइट में भागना एक अच्छा ऑप्शन होता है, इसलिए मैं इनसे बाद में फाइट करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा और जल्दी से अपने बाइक से केंजी के घर जाना होगा। और फिर वो जैसे ही बाहर आता है तब वो देखता है कि उसके बाइक पर एक बंदा खड़ा होता है। तब वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ मैंने सोचा ही था कि तुम बाहर आओगे। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम पार्क म्यूजिन हो? अगर हो तो मेरा बहुत ही फायदा करवाने वाले हो, क्योंकि मैं उन सबसे बेट जीत गया हूँ। ये सुनकर पार्क म्यूजिन पूछता है, आखिर तू है कौन? ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है, मेरा नाम होंकी जून है और मैं सोन अलायंस का नंबर 4 हूँ, लगता है आज कुछ तूफानी होने वाला है।
लास्ट एपिसोड में हमने देखा था म्यूजिन जैसे तैसे डोंग और उसके साथियों से बचकर हॉल से निकलता है और वो जैसे ही बाहर जाता है तब वो देखता है कि एक बंदा उसके बाइक पर बैठा होता है और उस बंदे ने उसके बाइक को नीचे गिरा दिया था। फिर वो बंदा जैसे ही म्यूजिन को देखता है तब वो उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हारा नाम म्यूजिन है? बहुत बढ़िया, अगर तुम म्यूजिन हो तो इस वजह से मैं डोंग के साथ बेट जीत गया हूँ, यानी मुझे 1 मिलियन वॉन मिलने वाले हैं। ये बोलकर वो बंदा हंसने लगता है। तब म्यूजिन उससे पूछता है, आखिर तू है कौन? तब वो बंदा बताता है, मेरा नाम होंग है और मैं नंबर 4 हूँ सुवन अलायंस का। मैं अभी 18 साल का हूँ और मेरा बर्थडे फरवरी में आता है। अब आगे दूसरी तरफ हम केंजी को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ दिख रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। फिर वो कहता है, तुम तो काफी स्ट्रांग बन गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा एंड्योरेंस लेवल दूसरे ही लेवल पर है। तब गिनू कहता है, तुम मेरी बात तो छोड़ ही दो, एक बार तुम सॉन्ग का एंड्योरेंस लेवल देखो, तुम देखकर पागल हो जाओगे। उसका एंड्योरेंस लेवल तो मेरे से भी तगड़ा है। वो हमेशा माउंटेन्स पर प्रैक्टिस किया करता था, इस कारण वो काफी स्ट्रांग है। ये सुनकर सॉन्ग हंसते हुए कहता है, तुम सब भी एक बार माउंटेन्स पर दायुन के साथ खेल कर देखो, तब तुम्हारा एंड्योरेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, तुम्हारे रियलाइज करने से पहले ही। और फिर वो मन ही मन कहता है, मैंने दायुन को पालने में काफी मेहनत की है, एक ये भी रीजन है कि मेरा पेशेंस लेवल और एंड्योरेंस लेवल काफी अच्छा है। उसकी बातें सुनकर गिनो शॉक्ड होते हुए कहता है, मुझे एक बार चेक करना होगा, इसके पास 2 लंग्स ही है ना, या फिर ये कोई सुपरमैन है? तब केंजी भी शॉक्ड होते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हमें अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर दायुन की एंट्री होती है जो गोम को एक घोड़े की तरह यूज कर रही थी। वो उसके ऊपर वहाँ पर बैठकर आती है और उनसे पूछती है, यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही क्यों है? वो लंबे बाल वाले भैया कहाँ पर है? ये सुनकर केंजी को याद आता है म्यूजिन तो बाहर गया था और वो अभी तक घर पे भी नहीं आया। तब दायुन परेशान होते हुए कहती है, मैंने तो खाना 4 लोगों के लिए बनाया था, चलो कोई बात नहीं, वो भैया आकर खा लेंगे। दूसरी तरफ हम डोंग के साथियों को देखते हैं जो पिटने के बाद एक दूसरे को कंधा दे रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं होंग तो म्यूजिन से बातें कर रहा है। ये देखकर डोंग सोचता है वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर होंग हंसते हुए बोलता है, डोंग चलो मेरा 1 मिलियन निकालो, अब तो मैं तुमसे बेट भी जीत गया। फिर डोंग गुस्से में कहता है, ठीक है मैं समझ गया। इधर म्यूजिन ये सब देखकर काफी गुस्सा होता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे ऊपर बेट लगा रहे हैं। फिर होंग हंसते हुए म्यूजिन से कहता है, चलो तुम भी खुशी मनाओ, मैं तुम्हारी वजह से ही बेट जीत पाया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी हल्का कमीशन दे दूंगा। तब म्यूजिन उससे पूछता है, क्या तुम सब अब गैम्बलिंग भी करने लगे हो? तुम्हारा अलायंस तो काफी घटिया है। फिर होंग कहता है, तुम तो काफी डेयरिंग हो, तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो वो भी हमारे सामने ही, और मैं तुम्हारे कारण ही 1 मिलियन वॉन जीत पाया हूँ, इसलिए मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। तब म्यूजिन गुस्से में बोलता है, चलो फिर बेट लगाते हैं, अगर मैं तुमसे जीत गया तो वो 1 मिलियन वॉन मेरे होंगे। ये कहते ही म्यूजिन उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और ये सीन देखकर सभी लोग दंग रहते हैं। फिर म्यूजिन एविल से स्माइल पास करते हुए पूछता है, क्या मुझे 1 मिलियन डोंग से लेने हैं? तभी होंग वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कभी बेट नहीं लगाया। ये कहते ही होंग उछलते हुए म्यूजिन को किक मार देता है और कहता है, जब तक मैं हार नहीं जाता तब तक वो बेट के पैसे तेरे नहीं होंगे, और अब तू मुझे 2 मिलियन देगा, मुझे भी तेरे जैसा कूल बाइक लेना है। ये सुनकर म्यूजिन कहता है, ठीक है, फिर देखते हैं कौन जीतता है। उसकी बातें सुनकर होंग कहता है, अगर तुम अभी मेरे से माफी मांग लोगे तो मैं शायद वो 1 मिलियन वाला बेट कैंसिल कर दूं। तब म्यूजिन कहता है, ऐसा तो इस जीवन में होने से रहा, इसलिए आ जाओ फाइट करके डिसाइड करते हैं उस बेट का पैसा किसका होगा। अगर तुम हारोगे तो तुम चीटिंग भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसा तुमने पहले भी किया था। तब होंग सीरियस होते हुए अपने साथियों को पीछे हटने के लिए कहता है, जब तक उन दोनों में से कोई एक बंदा हार ना जाए। फिर वो कहता है, हम दोनों ही यहाँ पर सिर्फ फाइट करेंगे, इसलिए चलो इस फाइट को अंत तक पहुँचाया जाए बिना किसी देरी के। तब म्यूजिन तैयार होते हुए कहता है, ठीक है, मगर बाद में तुम रोते हुए अपने दोस्तों से हेल्प मांगने मत लगना। ये सुनकर होंग उस पर एक किक चलाते हुए याद दिलाता है, वो पहला बंदा नहीं है जिसने कोरिया में टाइकोंडो सीखा है, बल्कि उसे भी टाइकोंडो आता है। म्यूजिन उसका किक रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी सीन शिफ्ट होता है योंग की तरफ। अब हम योंग को देखते हैं जो कि म्यूजिन से मिलने के बाद मस्त कहीं जाते हुए सोच रहा था। म्यूजिन ऐसे लोगों के आसपास रह रहा है जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। केंजी तो वैसे भी हर किसी का दिल जीत लेता है, इसे हम केंजी का एक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तभी उसे हानिबॉल दिखता है जो कि नंबर 5 होता है। उसे देखकर योंग सोचता है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है और मुझे अचानक से इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। अब सीन वापस से म्यूजिन और होंग की तरफ शिफ्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे से फाइट करके काफी थक गए थे क्योंकि चोट दोनों को ही आई थी। इधर म्यूजिन सोचता है, मैं काफी इंजर्ड हूँ और थक भी चुका हूँ, मगर मुझे नहीं लगता मैं इस वजह से हार रहा हूँ। लगता है ये होंग काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके गैंग के सभी मेंबर्स इसी के लेवल के हैं। फिर होंग हंसते हुए कहता है, ओए म्यूजिन, तू तो इस छोटे से एरिया का बॉस है ना,
मगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू अपने इलाके में शेर बन सकता है, मगर मैं तेरे इलाके में घुसकर मारने आया हूँ। ये सुनकर म्यूजिन कहता है एरिया तो कुत्तों का होता है, शेर का नहीं, समझा? तू ही जो कुत्ता है जो कि झुंड में आया है, और मैं शेर अकेला हूँ जो तुम सबसे फाइट कर रहा है। तभी होंग म्यूजिन को एक किक मारता है, मगर म्यूजिन उसके अटैक को अपने पैरों से रोक लेता है। उन दोनों के फाइट को देखकर बाकी गैंग मेंबर्स कहते हैं ये होंग का बच्चा इस म्यूजिन को एक पंच में सुला भी नहीं पा रहा, वो म्यूजिन तो अभी हारने के कगार पर पहुंच चुका है। तब डोंग कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हमने म्यूजिन को हल्के में ले लिया था, ये हमारी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग निकला। अब मुझे समझ आ रहा है आखिर केंजी ने ऐसे छोटे अलायंस के बॉस को अपने टीम में क्यों लिया था, ये काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ अगर द बैड गाय अलायंस के एक बंदे ने हमारा ये हाल कर दिया, फिर उनकी पूरी गैंग कितनी ही स्ट्रांग होगी। इधर म्यूजिन होंग के पंच को डॉच करते हुए सोचता है मुझे बिना देर किए जल्दी से उसे खत्म करना होगा। तभी उसे थर्ड अंकल की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था तुम फाइट करते टाइम एक ऐसे कंफर्टेबल से पोजीशन पर चले जाना जहाँ से तुम आसानी से अपने ओपोनेंट पर क्रिटिकल हिट कर सको, और आगे तो तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। ये बात याद करते हुए म्यूजिन उसे एक पट से हेडशॉट मारता है, और उस अटैक को खाने के बाद होंग तो नीचे गिरने लगता है। तब म्यूजिन एक हीरो की तरह जंप करते हुए उसे एक और किक मारता है, फिर वो उसके ऊपर बैठकर पंचेस पे पंचेस मारने लगता है। ये देखकर डोंग कहता है क्या होंग हार गया? तब उसका साथी बोलता है हाँ बॉस, लग तो ऐसा ही रहा है, मगर होंग तो काफी स्ट्रांग था, आज तक सिर्फ यही हमारे पुराने लेवल के बॉस तक पहुंच पाया है। तभी एक बंदा म्यूजिन से कहता है तुम गिनुओ को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ, उसके बाद हम तुम्हें 1 मिलियन दे देंगे। ये सुनकर म्यूजिन कहता है क्या तुम्हें गिनु चाहिए? तो तुम भूल जाओ उसे, अगर गिनु यहाँ पर आ गया तो तुम सबका तो कीमा बना देगा। ये सुनकर तो डोंग को काफी गुस्सा आता है, और वो म्यूजिन के पास जाते हुए उसे एक पंच मारता है। फिर वो होंग को उठाते हुए कहता है क्या तुम सही हो? तब वो कहता हाँ, मगर मुझे एक न्यू बाइक लेना था, लेकिन अब लगता है मैं उसे नहीं ले पाऊंगा। इधर म्यूजिन गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम सबके अंदर सिद्धांत नाम की चीज नहीं है? तुम हम दोनों के फाइट में ऐसे कैसे इंटरफेयर कर सकते हो? सही में तुम्हारा सुवन अलायंस काफी घटिया है। ये सुनकर डोंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हारा एक आंख फोड़ दूंगा, जिससे तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी याद करते रहोगे जब तक तुम जिंदा हो। डोंग का एक साथी सोचता है म्यूजिन काफी स्ट्रांग दिख रहा है, मगर ये हमारे बॉस के सामने ज्यादा देर नहीं टिकने वाला, अगर बॉस अपना असली पावर दिखाएंगे तो ये एक पंच में ही सो जाएगा। इधर म्यूजिन सोच रहा था ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे की पावर अटैक करना नहीं है, बल्कि इसकी स्पेशलिटी कुछ और ही है। फिर डोंग उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम डॉच करने में काफी अच्छे हो, मगर देखते हैं तुम ऐसा कब तक कर पाते हो, कुछ देर में ही तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो जाएगा, फिर तुम जमीन पे पड़े होगे। तब म्यूजिन स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है, मैं अच्छे से डॉच करूंगा। तभी डोंग का एक साथी म्यूजिन पर पीछे से अटैक कर देता है। वो बंदा अपना घुटना म्यूजिन के फेस पर बड़े ही तेजी से मारता है, जो कि एक क्रिटिकल हिट होता है, जिस कारण म्यूजिन बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर वो बंदा कहता है मुझे ऐसे अटैक करना पसंद तो नहीं है, मगर मुझे अभी काफी अच्छा लग रहा है। ये देखकर डोंग तो काफी गुस्सा करने लगता है कि ये बंदा उसके फाइट के बीच में कैसे आया। इधर म्यूजिन अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, और ना ही उसके घुटने में और ज्यादा देर तक खड़े होने की हिम्मत बची थी। तभी वो बंदा म्यूजिन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर योंग की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही तेजी से आता है। ये देखकर म्यूजिन शॉक्ड होते हुए सोचता है योंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो म्यूजिन को साइड करते हुए उस बंदे को एक पंच मारता है। उस बंदे को समझ तक नहीं आता आखिर ये कब आया और ये बंदा आया कहाँ से। फिर योंग काफी गुस्सा होते हुए कहता है मेरे दोस्त का फेस पहले ही खराब है, तुम सब मिलकर उसका फेस और ज्यादा खराब मत करो। यहाँ पर योंग सीरियसली बहुत ही कूल दिख रहा था। सीरियसली जब योंग की एंट्री हुई थी तब तो भाई बहुत ही मजा आ गया था। और फिर योंग उस नीले टी शर्ट वाले बंदे को मार के नीचे गिरा देता है। ये देखकर उसके साथी शॉक्ड होते हैं और वो बोलते योंग ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? तब दूसरा वाला बोलता है इसे तो मैंने देखा ही नहीं, आखिर ये अचानक से इतनी जल्दी कैसे आ गया? इधर डोंग भी उसे देखकर गुस्सा होता है और वो बोलता है योंग फ्रॉम सैंगनम हाई स्कूल ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर सब सोच रहे थे कि योंग यहाँ पर इतनी जल्दी आया कैसे, क्योंकि योंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई उसे देख भी नहीं पाया। तब वो नीले टी शर्ट वाला खड़े होते हुए कहता है अबे तू है कौन? तेरे कपड़ों को देख के लग रहा है कि तू भी द बैड गाय अलायंस का मेंबर ही है। इधर पार्क हानिवल भी भागते हुए पहुंच गया था और वो योंग को देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। अब योंग म्यूजिन को खड़ा करते हुए कहता है जिस बंदे से तुम फाइट कर रहे हो वो मेरा दोस्त है, बेशक ये दिखने में बदसूरत है लेकिन फिर भी ये मेरा दोस्त है। इधर हम म्यूजिन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी और वो बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है। फिर हानवियोल चिल्लाते हुए योंग से कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तू मरना चाहता है? तब योंग कहता है ये बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जब मैं पास वाले हाई स्कूल के बगल से गुजर रहा था तब मुझे बहुत ही अजीब सा फील हुआ और जब मैं भागते हुए यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये सब मेरे दोस्त को मार रहे हैं, और तू बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इधर वो नीले बाल वाला बंदा योंग को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है
तब उसका साथी रोकते हुए कहता है थोड़ा सब्र रखो। योंग और म्यूजिन को एक साथ देखकर एक कैब वाला बंदा बोलता है मैंने इन दोनों को पहली बार एक साथ देखा है। तब ये गंजा बोलता है इवन सो तुम्हें क्या लगता है अगर हम इन दोनों को मारेंगे तो हमें कितने बंदों को बुलाना पड़ेगा, क्या हम सब मिलकर इनसे जीत पाएंगे। इधर हानब्योल को पता नहीं किस चीज की खुजली हो रही थी और वो योंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब डोंग उसे देखकर बोलता है हानब्योल तुम हमारे सुवन अलायंस में नहीं हो तो हमारे बीच में इंटरफेयर करने का ट्राई भी मत करना। लेकिन हानब्योल उनकी बात नहीं मानता और वो तेजी से भागते हुए योंग पर हमला करता है और चिल्लाते हुए कहता है योंग तू मेरा शिकार है। योंग उसे देखकर मनी मन सोचता है ये बास्टर्ड कितना ही जिद्दी है। तभी हानब्योल उछलते हुए योंग पर हमला कर देता है। ये देखकर योंग उसे रोकने का ट्राई करता है और उसके हाथ में हानब्योल का पैर लग जाता है। फिर क्या वो उसे उठाकर पटक देता है जिससे हानब्योल की तो हालत खराब होने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अब हानब्योल जैसे तैसे पीछे हटकर योंग को चिढ़ाता है। ये सुनकर योंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसी बात है। फिर वो उसके पैर को पकड़ के उसके पैर को तोड़ देता है जिससे हानब्योल बहुत ही तेजी से चिल्लाता है और वो अपने पैर को पकड़ के रोने लगता है। ये देखकर डोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हानब्योल से बोलता है तुम्हें किसी को देखकर उसे फाइट करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही तुम उसके वेट क्लास में एंटर नहीं करते फिर भी तुमने उससे फाइट किया। अब देखो तुम्हारे जिद्दीपन का यही नतीजा है। फिर योंग म्यूजिन से पूछता है म्यूजिन क्या तुम फाइट कर सकते हो। ये सुनकर म्यूजिन बोलता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। फिर म्यूजिन अपने बालों को बांधते हुए कहता है हम दोनों को मिलकर फाइट किए हुए ना जाने कितने दिन हो गए, चलो दिखाते हैं कि हमारा डुओ कितना फेमस था। अब हमें पता चलता है कि पूरे सियोल में म्यूजिन और पागडो का डुओ बहुत ज्यादा फेमस है। म्यूजिन के साथ योंग फाइट करता है और पागडो के साथ सैलमन भाई और इन दोनों के डुओ को क्रेजी डॉग के नाम से भी जाना जाता है। ये सुनकर डोंग कहता है अच्छा तो तुम सब हो सियोल का क्रेजी डॉग। फिर वो अपने साथियों को चिल्लाते हुए कहता है सभी लोग ये दोनों वही क्रेजी डॉग है, आज हम इनका सूप बना देंगे वो भी डॉग सूप। ये सुनकर उसके साथी फुल फाइटिंग पोज में आते हुए कहते हैं चलो दिखाते ये सब कोई क्रेजी डॉग नहीं बल्कि केंजी के पालतू कुत्ते हैं जो उसके आगे पीछे दुम हिलाते रहते हैं। तब दूसरा बोलता है एक से लड़ो या फिर दो से, बात तो बराबर ही है, जीतना तो हम सबको ही है। ये सुनकर म्यूजिन हंसते हुए कहता अयो सपने देखना अच्छी बात होती लेकिन दिन में इम्पॉसिबल सपने देखना अच्छी बात नहीं होती ना। शुभ रात्रि। अब डोंगुन आगे बढ़ते हुए कहता है आज हमारी सुवन अलायंस इन दोनों को हराएगी, चलो सूप बनाने का टाइम आ चुका है। ये कहते ही डोंगुन योंग के पास भागते हुए जाता है और उसे एक तेज का पंच मारता है। ये देखकर म्यूजिन का ध्यान भटक जाता है। तभी वो नीले बाल वाला बंदा म्यूजिन के पास आते हुए कहता है तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा दुश्मन इधर है। और वो म्यूजिन को एक जोर का पंच मारता है जिससे म्यूजिन नीचे गिर जाता है। अब म्यूजिन और योंग दोनों पीछे हटते हैं। तब म्यूजिन योंग से कहता है उस जोंगुन के बच्चे ने मुझे पंच मारा, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर योंग कहता है उसका पंच कुछ भी नहीं होगा, सही कहा ना। तब म्यूजिन कहता है ऑफ कोर्स ये तो एक छोटा सा बालक है, इसका पंच बिल्कुल एक कॉटन की तरह था। ये सुनकर योंग कहता है चलो जैसा हमें रिसीव हुआ है वैसा ही हमें रिप्लाई देना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों भागते हुए मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर नीले बाल वाले की हालत खराब होने लगती है और वो अपने साथी से बोलता है दोनों साथ में। तभी योंग और म्यूजिन उन दोनों को पंच मारते हैं और वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। लेकिन म्यूजिन यही नहीं रुकता, वो भागते हुए कैब वाले बंदे के फेस पे मारता है और फिर वो घूमते हुए एक और लात मारने वाला होता है। तभी वो कैब वाला बंदा उसके पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर म्यूजिन थोड़ा शॉक्ड होता है और वो चिल्लाते हुए उस बंदे को अपना पैर छोड़ने के लिए कहता है लेकिन वो बंदा उसका पैर नहीं छोड़ता। तभी वो नीले टी शर्ट वाला बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि मेरी बारी, और फिर वो कूदते हुए घुटने से उसके फेस पे मारता है जिससे म्यूजिन की हालत खराब होने लगती है। और वो मनी मन सोचता है यूजुअली जब कोई मेरा बंदा पैर पकड़ता है तब मैं दूसरे वाले पैर से उसे मारता हूँ, लेकिन अभी मेरा दूसरा पैर बहुत ही टायर्ड है इसलिए मैं अपने पैर को मूव भी नहीं कर पा रहा। इधर हम देखते हैं म्यूजिन वो लात खाकर नीचे गिर जाता है लेकिन वो कैब वाला बंदा उसका पैर अभी भी नहीं छोड़ता। ये देखकर म्यूजिन बोलता है अबे छोड़ दे, अब तो मैं पिट भी चुका, लेकिन वो बंदा उसका पैर नहीं छोड़ता। तब वो नीले टी शर्ट वाला भागते हुए कहता है अभी कहाँ, तूने भी तो लगातार 2 लात मारे थे तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं। और फिर वो म्यूजिन को एक जोर का लात मारता है जिससे म्यूजिन दूर जाकर गिरता है। ये देखकर योंग चिल्लाते हुए म्यूजिन का नाम पुकारता है लेकिन म्यूजिन के चक्कर में योंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी डोंगुन उसके पास आते हुए उसे जोर का पंच मारता है और उससे बोलता है पहले अपने आप को तो देख ले, तब दूसरों के बारे में चिंता करियो।
इधर योंग जमीन पे पड़ा हुआ सोचता है, आखिर ये बंदा है क्या? इतनी बड़ी बॉडी के साथ इसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा है। क्या ये बंदा इंसान भी है? मैंने आज तक बस 2 बंदों को देखा था, जो कि सोंग और गिनवू है, लेकिन ये तीसरा बंदा कौन है? अब वो सब योंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब डोंगुन कहता है, योंग सुबह हो गया, उठने का टाइम हो गया है। ये सुनकर योंग गुस्से में खड़ा होता है। तभी एक बंदा योंग के फेस पर लात मारते हुए कहता है, तेरे को खड़ा होने को किसने बोला? इधर योंग मनी मन सोच रहा था, ये सब इतने सारे हैं, अगर मैं इनसे 1v1 फाइट करता तो जीत सकता, लेकिन ये सब एक साथ आ रहे हैं, मुझे कैसे भी करके थोड़ी देर और सहना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे तो नहीं पता। आगे देखते हैं, क्या पता वहाँ पर केंजी और सोंग की एंट्री हो जाए। तभी वो बंदा योंग को उसके फेस पर फिर से मारता है और बोलता है कि आखिर तू क्या सोच रहा है। उस पंच को खाने के बाद योंग घसीटते हुए म्यूजिन के पास पहुंच जाता है। अब हम दोनों को देखते हैं जिनकी हालत खराब थी और वो दोनों अपने पैरों पे रेंग रहे थे। तब म्यूजिन अपने मुंह से खून को फेंकते हुए कहता है, योंग क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर योंग हंसते हुए कहते हैं, नहीं, इन सबको थोड़ी देर और संभालना मुश्किल का काम है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप में से खाली 20% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज सबके सब सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।